आज मैं बात करूंगी आर्ट के एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। इससे पहले एलिमेंट पे जाने से पहले मैं बात करूंगी मीनिंग ऑफ आर्ट की। ग्रीक भाषा में आर्ट शब्द को अर्थ से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कुछ नया बनाना, उसे व्यवस्थित करना। और संस्कृत भाषा में कला शब्द जो है वो कल धातु से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा में कला शब्द जो है वो कल धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इंस्पायर और टू गिव प्लेजर, यानी कि सुंदर, कोमल या मधुर। एंड लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है स्किल और क्राफ्ट, यानी कि हस्तकला का कौशल। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करूंगी डेफिनेशंस ऑफ आर्ट की। कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लेटो के बारे में बात करेंगे। प्लेटो ने कहा है आर्ट इज साइलेंट लैंग्वेज, यानी कि आर्ट को उन्होंने साइलेंट लैंग्वेज बोला है, जहां पर हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अपने भावों के जरिए हम दूसरे व्यक्ति के मन में भी वही भाव व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे मन में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु ने आर्ट को अनुकरण कहा, यानी कि अनुकरण के माध्यम से किया गया कार्य कला है। एंड इसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानव के एक्सपीरियंस को व्यक्त करना, मानव ने अगर अपने एक्सपीरियंस को सेम वैसा ही व्यक्त कर दिया तो वह कला कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ मैं बात कर रही हूँ परफॉर्मिंग आर्ट की। बीएड में, एक्चुअली मैंने बीएड से टॉपिक लिया है, तो बीएड में दो तरह की आर्ट होती है, परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में आता है जो हम लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, थिएटर में परफॉर्म करते हैं, लोगों के सामने जो एक्टिविटी करी जाती है उसे हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं थिएटर, म्यूजिक, डांस, पपेट्री एंड सर्कस आर्ट। नेक्स्ट है हमारा विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में हम कैनवास यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, क्ले, पेंट आदि चीजें हम जो यूज करते हैं उनको हम फिर विजुअल आर्ट में ले आते हैं, जिसके किसी माध्यम से हम कोई अपनी भावना को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजाइन, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी अपना टॉपिक द एलिमेंट ऑफ आर्ट। ये 7 पॉइंट होते हैं: लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस एंड कलर। फर्स्ट पॉइंट है मेरा लाइन। मैं लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी और बाकी के पॉइंट को थोड़ा कम डिटेल में लेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ लाइन के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि लाइन के बिना कला की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वहां सिर्फ और सिर्फ लाइनों का प्रयोग किया गया है और किसी भी तरह की कोई आकृति नहीं बनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइनों के जरिए अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्ट्रेट लाइन है, वेव लाइन है, डॉटेड है, जिगजैग है। ये लाइनें जब हम अपने कलाकृति में यूज करते हैं तो हर लाइन का अपना अलग प्रभाव होता है। यानी कि अगर हमें कोई कलाकृति बनानी है और हम चाहते हैं कि सामने वाले के मन में वही भाव आए, तो हमें इनमें से किसी लाइन का प्रयोग करना होगा जो हमारे भाव को वहां सही सही प्रकट कर सके। नेक्स्ट, अब मैं लाइन के प्रभाव के बारे में बात करूंगी कि किस लाइन का कौन सा प्रभाव होता है। रेखा और उनके प्रभाव। लंबवत रेखा, इसका प्रभाव क्या होता है? अगर हम लंबवत रेखाओं का प्रयोग करेंगे अपनी आर्ट में तो इनका प्रभाव क्या होता है? शक्ति, स्थायित्व, शांतचित्त, आकांक्षा। क्षैतिज रेखा, इसमें विश्राम दिखाई देता है। अगर हम इन लाइनों का प्रयोग करके अपनी कोई कलाकृति बनाते हैं तो वो कलाकृति हमारी क्या प्रभाव डालेगी? विश्राम दिखाई देगा, स्थिरता दिखाई देगी, शांति दिखाई देगी, मौन दिखाई देगा। कर्णवत रेखाएं। कर्णवत रेखाओं का प्रभाव आता है नाटकीयपन। अगर हम कर्णवत रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो हमारी कलाकृति में नाटकीयपन दिखाई देगा कि हम उसमें नाटकीयपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तेजना दिखाई देगी, बेचैनी दिखाई देगी। एक पुंजीय रेखाएं प्रसार को दिखाती हैं, प्रभाव को दिखाती हैं। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जो भगवान की फोटो हमें दिखाई देती थी या जो सीरियल में भगवान के मुकुट के पीछे से एक प्रकाश सा निकलता हुआ हमें दिखाई देता था, उन्हें हम प्रकाश, एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ स्पाइरल रेखा है। स्पाइरल रेखा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसमें गति दिखाई देगी, हमारी कलाकृति में गति दिखाई देगी, निरंतरता दिखाई देगी। प्रवाही रेखाएं, यहाँ लावण्य और माधुर्य दिखाई देगा।
प्रवाही रेखाएं वो होती हैं जब हम किसी बच्चे का फोटो बनाते हैं तो वहां हमें प्रवाही रेखाओं का प्रयोग करना होता है, जैसे कि उसमें बच्चे के पिक्चर में लावण्य और मधुरता दिखाई दे। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूंगी रेखांकन के प्रकार की। रेखांकन के कितने प्रकार होते हैं? स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन वो होता है कि हम अगर किसी से बोलते हैं कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए, मतलब से कोई टॉपिक नहीं दिया है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो ड्रॉ कर दीजिए, वो हमारा स्वतंत्र रेखांकन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन जो हमारी मेमोरी में बेस होता है, यानी कि अगर मैं किसी से कहूं कि आपको एक गुलाब का फूल बनाना है, अब मैंने उसे दिखाया नहीं है, तो क्या करेगा वो इंसान? सोचने की कोशिश करेगा कि उसने वो गुलाब कब देखा था, और फिर उसको वो चित्र उसके माइंड में बनता जाएगा और सेम वैसे ही वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपनी स्मृति के आधार पर वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ये हमारा स्मृति रेखांकन होता है। नेक्स्ट है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक रेखांकन में होता है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट सामने रखूं और आपसे कहूं कि आप इसको देखकर बनाइए, सेम ऐसा ही बनना चाहिए। अगर वैसा ही सेम आप उतार देते हैं तो वो प्रतिरूपात्मक रेखांकन होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक रेखांकन। ये टेक्निकल आर्ट होती है और यहाँ हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी कि पैमाना और प्रकार, आपने सुना होगा पैमाना, प्रकार, स्केल, इनकी सहायता से जो हम रेखांकन करते हैं वो हमारा यांत्रिक रेखांकन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन लाइट एंड शेड के जरिए, यानी कि जब हम पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं और पेंसिल पे जो हमारा प्रेशर पड़ता है, अगर हम पेंसिल पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो चीज डार्क होने लगती है, और अगर उस प्रेशर को कम करते हैं तो वो चीज लाइट होने लगती है। ये हमारा सीमांत रेखांकन होता है। सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक जिन रेखाओं का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मानचित्र देखा होगा आपने, मानचित्र में कुछ लाइनें दी जाती हैं नीचे संकेत के लिए, जो हमें बताती हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज प्रदर्शित हो रही है। यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो मैदान दिखाई देता है, जिगजैग लाइन बना के दिखा रहे हैं तो कहते हैं जिगजैग लाइन जहां है वो पहाड़ है, और डॉट डॉट जहां है वो पानी है। तो ये सब लाइनें सांकेतिक रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शेप पर। शेप मतलब आकार। ये 2 डायमेंशियल होता है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको। ये ज्योमेट्रिक आकृति, ऑर्गेनिक आकृति एंड टेक्निक आकृति। ज्योमेट्रिक आकृति होती है, यहाँ पे हम सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार, इन सब का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इनको। ये सारी ज्योमेट्रिक आर्ट होगी। और इसके बाद ऑर्गेनिक आर्ट में नेचुरल चीज बनाई जाती है, यानी कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है आप वैसा ही ड्रॉ करें, ना उसे नापेंगे, ना उसे किसी भी प्रकार से उसको नापने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है आप सेम टू सेम उसे वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। ये नेचुरल आर्ट होती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। टेक्निक आर्ट में मैं ज्योमेट्रिक आर्ट से स्टार्ट करते हैं उसे, और स्टार्ट करने के बाद से ऑर्गेनिक आर्ट पर लेकर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी कि मैंने एक हैंड बनाने की कोशिश की, शायद लास्ट में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हैंड बनाने की कोशिश की है मैंने। इसके लिए पहले मैंने स्क्वायर का यूज किया, और स्क्वायर के बाद में मैंने इसमें ट्राइंगल ऐड किया, और ट्राइंगल के बाद में मैंने ओवल का शेप लेते हुए इसको हाथ बनाने की कोशिश की। यानी कि ज्योमेट्रिक आर्ट का यूज करते हुए मैंने इसे नेचुरल आर्ट पर लेकर आई, और मैंने यहाँ एक हाथ की आकृति बनाई है। नेक्स्ट फॉर्म। ये होती है हमारी आकृति। यहाँ पे 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, यानी कि उभार भी होता है। देखिए शेप और आकृति में अंतर होता है। शेप, अगर मैं सर्किल आपको दिखाऊं तो वो शेप में जाएगा। जब कोई भी बॉल, जब तक वो उसमें उभार नहीं दिखाई देगा तो आप उसको बॉल नहीं कह सकते। अगर बॉल में आपको उभार दिखाई दे रहा है तो वो आकृति बन जाती है, और अगर उसमें उभार नहीं दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल की तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इनमें आकृतियों में देख सकते हैं इनमें उभार दिखाई दे रहा है, इन सभी में उभार दिखाई दे रहा है, तो ये आकृति कह सकते हैं। अगर इनमें उभार नहीं होता तो इनको आकृति ना कह के सिर्फ आकार, शेप कह सकते थे। नेक्स्ट वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है मान। मान मतलब कलर का होता है ये लाइटनेस और डार्कनेस। कलर का जितना लाइटनेस होगा और जितना डार्कनेस होगा उसे हम मान कहते हैं। यहाँ पे 3 टोन होती हैं, लाइट टोन, डार्क टोन एंड मिडिल टोन। और कलर में, व्हाइट कलर में हम जितना ब्लैक कलर मिलाते जाएंगे वो उसका मान जो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट शेप। शेप सॉरी स्पेस। स्पेस है, स्पेस वो जगह होती है जहां हम अपनी कलाकृति को चित्रित करते हैं।
इस जो स्पेस होता है हमारा, इसका पार्टीशन इस तरह से किया जाए ताकि कोई भी आकृति ऐसी ना लगे कि वो कलाकृति से बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रही है। यानी कि हमारे इसके चारों तरफ की बाउंड्री जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका पार्टीशन करना चाहिए। ना तो कोई आकृति ज्यादा छोटी हो ताकि वो ऐसा लगेगा कि खाली स्पेस पड़ा हुआ है और आपने सिर्फ एक ही आकृति को उसमें ड्रॉ कर दिया है। तो ये पार्टीशन जो है बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और जब ये पूरा पार्टीशन हमारा ठीक होगा तो ये पूरी एक आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पेस। स्पेस के 2 पार्ट होते हैं। स्पेस के 2 पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। नेगेटिव पार्ट होता है जो स्पेस खाली रह जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्पेस खाली रह गया है, इसको हम नेगेटिव पार्ट बोलेंगे। और पॉजिटिव पार्ट वो होगा जहां यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, यानी कि ये चित्र यहाँ बने हुए हैं, इनको हम पॉजिटिव पार्ट बोलेंगे, और जो खाली रह गया वो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा। नेक्स्ट, टेक्सचर। टेक्सचर को हम गठन या पोत भी बोलते हैं, यानी बुनावट। जिस चीज पर हम कलाकृति को बना रहे हैं उसकी बनावट यानी बुनावट, धरातल उसका कैसा है, खुरदरा है, चिकना है, कैसा है। ये एक्चुअल टेक्सचर एंड इम्प्लाइड टेक्सचर। एक्चुअल टेक्सचर खुरदरा भी हो सकता है, और इसको खुरदरेपन को इसको हम अपनी कलाकृति के द्वारा हम इसे सॉफ्ट उसमें बदल सकते हैं, यानी कि हमें उसे सिल्की एहसास भी हो सकता है, उसका सॉफ्ट एहसास भी हमें उसका हो सकता है कला के द्वारा, अगर हम रंगों का प्रयोग ऐसा करते हैं तो। कभी आपने देखा होगा, आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो आप जब वहां पे शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो अक्सर आप लोग उसे हाथ से छूकर जरूर देखते हैं। ऐसा सबके संग होता है। मैं भी जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो मैं हाथ से उस चीज को जरूर छू के देखूंगी, चाहे कोई भी चीज खरीदूं मैं उसे हाथ से छूकर जरूर देखती हूँ। यानी कि कपड़े खरीद रही हूँ तो हाथ से छूकर देखती हूँ। अगर हाथ से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो हमारी टच वाली फीलिंग जो होती है, जो खुरदरापन होगा, चिकनापन होगा, ये सब हमें अपनी उंगलियों के माध्यम से पता चलता है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ होता है कि हम अपने टेक्सचर को छूकर पता कर सकते हैं, लेकिन आंखों के जरिए देखकर हम उस प्रभाव को बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको ये लकड़ी का दिखाई दे रहा है, ये खुरदरा दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि ये खुरदरा है। इसको मैं कलर के माध्यम से ऐसा बना सकती हूँ कि आपको दूर से फील होगा कि ये सॉफ्ट है, सिल्की है। जैसे कि डॉग के बाल दिखाई दे रहे हैं, अक्सर डॉग के बाल सिल्की होते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिल्की है। नेक्स्ट बात जो है मैं कलर के बारे में बात करूंगी। यहाँ मैंने कलर के 2 व्हील दिखाए हैं, क्लियर नहीं आया, कलर के 2 व्हील दिखाए हैं। यहाँ पे मैं प्राइमरी कलर हमारे 3 होते हैं, ये येलो कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। मतलब प्राथमिक रंग जो हमारे होते हैं वो 3 होते हैं, और प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम द्वितीयक रंग प्राप्त करते हैं। द्वितीयक रंग हमारे होते हैं ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन, और एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर हम तृतीयक रंगत भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेड ऑरेंज दिखाया गया है, यहाँ ब्लू वॉयलेट है, और यहाँ पे ब्लू ग्रीन है यहाँ पे, तो हम तृतीयक रंगत भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे दूसरा सर्किल जो है मेरा, इसमें मैंने कूल कलर और वार्म कलर को शो किया है। कूल कलर कौन से होते हैं हमारे, जो ग्रीन और ब्लू के बीच में जो शेड बनते हैं, ग्रीन और ब्लू के बीच में जो शेड बनते हैं वो हमारे कूल कलर होते हैं, और जो हमारे रेड और येलो के बीच में शेड बनते हैं वो हमारे वार्म कलर होते हैं।